शिक्षक अभिरुचि का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लीजिए। अगला सवाल है, प्रायः लोग बीएड के लिए इसलिए भी प्रयास करते देखे जाते हैं कि वे रोजगार का एक अवसर और सुरक्षित कर लेंगे। हाँ, ठीक है, इससे वे रोजगार का एक और अवसर सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा, रोजगार बाजार में अपनी पहचान बना लेंगे। कुछ ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है। अगला, रोजगार प्राप्त करके न्यूनाधिक रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। सबसे ज्यादा सही है कि बीएड करने से वे कुछ रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता उनको मिल जाएगी। अब वे परिवार पर निर्भर नहीं रहेंगे यदि वो बीएड कर लेते हैं तो, इसलिए ये सबसे सही उत्तर है। अगला, निराशावादी भावनाओं से ग्रस्त रहेंगे। ये बिल्कुल गलत उत्तर है। एक शिक्षक अपने निवास स्थान से अन्यत्र स्थान पर नौकरी के लिए आता जाता है। इसका उत्तम कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तम कारण ये होगा, पहला, वह परिवार पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है। देखो, परिवार पलायन करता हो ये जरूरी नहीं है, परिवार पलायन से संबंध इसका नहीं हो सकता। दूसरा, वह उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जी हाँ, ये ज्यादा संभावना है। देखिए, उसका उत्तरदायित्व है कि वो विद्यालय के आसपास रहे, अपना निर्धारित जो क्षेत्र है उससे बाहर न जाए, यानी मुख्यावास का त्याग न करे और अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से काम करे। इसलिए ये शिक्षक से आशा की जाती है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व ये पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अगला, उसे घर से बाहर रहने में अधिक आनंद अनुभूति होती है। ये गलत है। नौकरी के कारण आता जाता है, ये भी ठीक है। कुछ ये ज्यादा सही है। सबसे ज्यादा सही है कि वह उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अध्यापक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है क्योंकि वो देश में सर्वोच्च स्थान रखता है। ऐसा तो नहीं, हालांकि देश में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान जरूर है, लेकिन सर्वोच्च स्थान नहीं है। अगली बात, भावी नागरिकों का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात। भावी नागरिकों का निर्माण शिक्षक के द्वारा ही संभव है, इसलिए उसको राष्ट्र का निर्माता कहते हैं। अगला, सामाजिक भावनाओं के अनुकूल व्यवहार करता है। हाँ, ठीक। अगली बात, श्रेष्ठ वक्तृत्व कला में निपुण होता है, अच्छा वक्ता होता है, ठीक बात है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो भावी नागरिकों का निर्माण करता है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि संभव है। आप उसमें विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता कैसे बढ़ा सकते हैं? कठोर नियंत्रण द्वारा। जी हाँ, कठोर नियंत्रण किसी चीज का उपाय नहीं है। इसके द्वारा आप थोड़े दिनों तक तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को स्वभावतः नियमों का पालन करना चाहिए, इसलिए कठोर नियंत्रण ज्यादा उचित नहीं है। दूसरी बात, विद्यालय के उचित वातावरण द्वारा। हाँ, ठीक। अगला, शिक्षकों की वेतन वृद्धि द्वारा। नहीं। अगला, शिक्षकों का दायित्व बोध द्वारा। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यदि शिक्षकों को अपने दायित्व का बोध होता है तो शिक्षकों की विद्यालय में सहभागिता में वृद्धि बिल्कुल पूरी तरह से संभव है। अगला, यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो यदि आप प्राचार्य है तो इस रूप में आप क्या सहयोग करेंगे? उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा उसके परिवार वालों को सांत्वना देंगे। सबसे ज्यादा सही काम है। एक प्राचार्य का कार्य ये होता है कि उसकी टीम के सभी साथियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखे, और यही टीम भावना है। और एक प्राचार्य विद्यालय में टीम का कैप्टन होता है। अगला, आप उसके अधिकारों का ज्ञान देंगे। ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो गंभीर रोग से पीड़ित है, अधिकारों का ज्ञान उसे पहले से है। अगली, आप उसके साथ मात्र सहयोग करेंगे। हाँ, ठीक है, मात्र सहयोग करना, फिर आपकी नैतिकता कमजोर रह जाएगी। अगला, आप उसे वेतन और अन्य लाभों से वंचित कर देंगे। ऐसा करके आप बिल्कुल गैर कानूनी और अनैतिक काम करेंगे, तो द बिल्कुल गलत है। प्रायः छात्र नेता के रूप में उसी शिक्षक को पसंद करते हैं, यानी छात्र उसी शिक्षक को नेता के रूप में जानते हैं
जो कैसा हो, विनम्र हो, प्रिय भाषी हो, अनुशासन प्रिय हो। जी हाँ, ठीक ठीक है। अगला विद्वान हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। छात्र हमेशा उसी शिक्षक को नेता मानेंगे जो विद्वान हो। अगला आकर्षक उसका व्यक्तित्व हो, ठीक ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं, आकर्षक व्यक्तित्व से ज्यादा मतलब नहीं है। अंत में छात्र हितों के अनुकूल व्यवहार करने वाले को वो नेता मान लेंगे ना, ऐसा भी नहीं है। नेता हमेशा उसी को मानेंगे जो विद्वान हो। और यहाँ देखिए, ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है। यहाँ विद्वान का मतलब है उसमें नेतृत्व के गुण हो। विद्वान से मतलब है नेतृत्व के गुण हो, इस रूप में वो विद्वान हो। तो ये इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन है, इसलिए यहाँ विद्वान ज्यादा सही है। शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए। छात्रों की सहमति लेकर, जी नहीं। अगला, अगर आप छात्रों की सहमति लेकर शिक्षकों का मूल्यांकन करेंगे तब तो गलत बात है। अगला, सहयोगियों की सहमति के द्वारा, ये भी ठीक नहीं है। सहयोगियों की सहमति लेकर आप ठीक ठीक रूप से भलाई कर ले, लेकिन ज्यादा ये भी उचित नहीं है। स्वनिरीक्षण विधि द्वारा, जी हाँ, एक प्राचार्य का यही कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन स्वयं जाकर देखकर करे कि टीचर कैसा काम कर रहा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा सही है। अगला, गुप्त निरीक्षण द्वारा, हाँ ये भी ठीक है, आप गुप्त निरीक्षण द्वारा भी करें तब भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सही है स्वनिरीक्षण विधि के द्वारा। प्राचार्य द्वारा शिक्षक के श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा कब की जानी चाहिए? देखिए, सामूहिक आयोजनों में, जी हाँ, करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी ठीक ठीक है। स्कूल मीटिंगों में, वहां भी करते हैं तब भी ठीक है। प्रार्थना स्थल पर, बिल्कुल सही। बच्चों के सामने यदि आप एक शिक्षक के श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा करते हैं तो इससे बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही शिक्षकों पर भी। साथी शिक्षक है वो भी कोशिश करेंगे कि वे भी अच्छा कार्य करें, इसलिए प्रार्थना स्थल सबसे उपयुक्त स्थल है जहां पर शिक्षक के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए। अकेले में ये तो चापलूसी हो गई, इसलिए अकेले में गलत होगा। कक्षा में अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो उन्नत कर सकता हो सामाजिक मान्यताओं को, ठीक ठीक है। शिक्षक के कार्यगत विश्राम को, ना, बिल्कुल गलत। अगला, छात्र स्वनिर्देशित रहने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रह सके ऐसा अनुशासन होना चाहिए। ये सबसे अच्छा अनुशासन माना जाता है कि छात्र खुद को निर्देशित करे और मानसिक रूप से हमेशा तत्पर रहे, सबसे ज्यादा सही है। अगला, स्वनिर्देशन को, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सही है स। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अनुशासन संबंधी एक मूल मंत्र है, अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाए। जी हाँ, सबसे ज्यादा है कि नया शिक्षक है तो उसके लिए अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। अगला, छोटे मोटे फसादों के प्रति उदासीनता का भाव प्रकट करे। जी नहीं, उदासीनता तो नहीं होनी चाहिए। कोई भी फसाद हुआ है तो आप उसके कारणों का पता करें, उसे निदान करें और अगली बार उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात का भी ध्यान रखें, इसलिए ये गलत है। अगला, छात्रों को ये संप्रेषित कर दे कि आप क्या चाहते हैं। हाँ, ठीक ठीक। कठोर नियमों का पालन करें, बिल्कुल कठोर नियम तो नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों पर कुप्रभाव पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा सही है अ। यदि छात्रों को दंड देने की आवश्यकता है तो यह दंड कैसा होना चाहिए? अत्यधिक कठोर? जी नहीं, अत्यधिक कठोर यदि आप दंड देंगे तो इससे बच्चों का जो अध्ययन प्रवृत्ति है वो विपरीत हो जाएगी, इसलिए अत्यधिक कठोर दंड देना टीचर का काम नहीं है। दूसरा, स्वनिर्धारित नियमों के अनुकूल, हाँ ठीक ठीक है, जो निर्धारित नियम है उसके अनुकूल होना चाहिए। अगला, कक्षा में ही निर्णय ले ले कि कठोर दें या कम दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगला, छात्र के विकास में बाधा न बने, ऐसा दंड बिल्कुल दिया जाना चाहिए। देखिए, दंड ऐसा हो जो छात्र में सुधार ला सके। ऐसा दंड दे दिया कि छात्र ने स्कूल ही छोड़ दी, तब तो वो दंड किसी काम का नहीं रहा, वहां छात्र खत्म हो गया। इसलिए छात्र के विकास में बाधा न बनने वाला दंड दिया जाना चाहिए।
अगला, प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो उनका शिक्षक, माता पिता व अन्य प्रभावशाली व्यक्ति। हाँ, ठीक ठीक हो सकता है। अगला, उसके आत्म आदर्शों के अनुकूल। बिल्कुल ठीक। देखो, जब बच्चा या छात्र स्कूल जाता है तो वो अपने दिमाग में एक हीरो की छवि साथ में रखता है और जिस व्यक्ति को वह उस हीरो के नजदीक मानता है उसके वो अनुकूल व्यवहार करता है और उसी व्यक्ति को वो अपना मॉडल मानता है। अब आप कहेंगे कि हमेशा वो शिक्षक को मानता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका मॉडल शिक्षक हो सकता है उसकी क्लास में न पढ़ाने वाला शिक्षक भी जो उसकी क्लास में न आता हो, लेकिन वो उसके आदर्शों के अनुकूल किसी दूसरे शिक्षक को पा रहा है या दूसरे व्यक्ति को पा रहा है जो उसकी क्लास में नहीं पढ़ाता, फिर भी वो उसको मॉडल के रूप में स्वीकार कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा सही है जो उसके आत्म आदर्शों के अनुकूल हो उसी को वो मॉडल रूप में स्वीकार करता है। अगला, उसे अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला। ठीक ठीक। और उसके सपनों का सौदागर, ये तो नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा सही है ब। प्राय शिक्षक उन बालकों के प्रति अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं जो कैसे होते हैं, उनके व्यक्तिगत संबंधों से परे। नहीं, ये तो नहीं हुआ। निकट संबंधी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो निकट संबंधी है उनके प्रति एक शिक्षक का व्यवहार सहानुभूति का हो, जरूरी नहीं है। अगली बात, विकलांग हो। जी हाँ, यदि छात्र विकलांग है या कोई बालक विकलांग है उसके प्रति सहानुभूति होनी ही चाहिए, हर व्यक्ति की होनी चाहिए, तो एक शिक्षक की भी होनी चाहिए। इसलिए ये सबसे ज्यादा सही है। असामान्य, असामान्य बालक है तो उसके प्रति भी सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा सहानुभूति एक विकलांग के प्रति होनी चाहिए। अगला, प्राय कुछ किशोरियों को कक्षा में अनियंत्रित दौरे पड़ते हैं, अक्सर पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, जिसे मारवाड़ी में कहे तो घुट्टी आना कहते हैं, या इस प्रकार की बच्चियां गिर जाती है और असामान्य व्यवहार करती है और उनका संवेगात्मक विस्फोट व्यवहार प्रदर्शित होता है, यानी ऐसे झगड़ा कर लेती है, मरने के तैयार हो जाती है, या बिल्कुल स्कूल छोड़ देंगे, हाथ काट देंगे, ऐसा व्यवहार करने लग जाती है। तो ये अनियंत्रित दौरे किशोरियों को क्यों पड़ते हैं? इसका पहला कारण कक्षा का ढीला ढाला अनुशासन। यदि ऐसा होता तो लड़कों को भी पड़ती, इसलिए लड़कों को नहीं पड़ते तो ये गलत है। अगला, कक्षा का अति तनावपूर्ण व्यवहार। ठीक ठीक। अगर कक्षा में अति तनावपूर्ण व्यवहार है तो उसको दौरे पड़ेंगे, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अति तनावपूर्ण व्यवहार तो कक्षा में है तो फिर लड़कों को भी पढ़ने चाहिए, जबकि लड़कों को ऐसे दौरे नहीं पड़ते। तीसरा, संवेगात्मक अपरिपक्वता। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा कारण है। संवेग उन पर हावी हो जाते हैं, संवेगों पर वो नियंत्रण नहीं रख पाती, इसलिए उनको अनियंत्रित दौरे पड़ते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। अगला है, कमजोर उनका स्नायु मंडल होता है या स्नायु दुर्बलता होती है, इसके कारण भी उनको दौरे पड़ते हैं। ये भी एक ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सही है संवेगात्मक अपरिपक्वता। आपका अध्यापक बनने के पीछे मुख्य मकसद क्या है? आप क्यों अध्यापक बनना चाहते हैं? तो इसका कारण है, ट्यूशन द्वारा आप अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको ज्यादा ट्यूशन मिलेगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला, जीविका उपार्जन हेतु। हाँ, ठीक ठीक है, जीविका उपार्जन हेतु भी हम शिक्षक बनना पसंद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि समाज का अच्छे नागरिक तैयार करना एक शिक्षक का उद्देश्य है, इसलिए हम समाज निर्माण के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं और यही शिक्षक की गरिमा है। अगला, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना चाहते हैं। व्यवसाय से जुड़े रहना चाहना भी इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है समाज में अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए हर व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है। यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं होते तो आप क्या करते? शिक्षक बनने की इच्छा का भी परित्याग कर देते? ऐसा तो नहीं करेंगे, ये तो हार हो गई। दूसरा, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। हाँ, ठीक ठीक है। अगले वर्ष पुनः बीएड प्रवेश परीक्षा देंगे। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक हार आपको हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। दोबारा उठ खड़े हो और प्रयास करो,
अगली बार सफलता आपका इंतजार कर रही है, इसलिए पुनः परीक्षा में बैठेंगे। अगला, चयन प्रक्रिया की कमियां लोगों के सामने उजागर करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, बाकी वाले कैसे पास हो गए, आप क्यों नहीं हो पाए, इसलिए ये भी गलत है। सही होगा स। किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिलता है? जब वो खूब सारा ट्यूशन पढ़ा लेता है? जी नहीं। जब वह मानसिक रूप से स्वस्थ होता है? ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को समाज में सम्मान मिल जाए ये भी ठीक नहीं है। जब वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का सबसे ज्यादा प्रयास करता है, ऐसे शिक्षक को समाज में हमेशा सम्मान मिलता है और यही शिक्षक की पूंजी है। अंतिम, वह समाज के लिए कभी कभी कार्य करता है। देखो, कभी कभी कार्य करने वाले को कोई भी सम्मान नहीं मिलता। जब इसलिए सबसे ज्यादा सही है कि समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करने वाला शिक्षक सम्मानित होता है। एक बालक अपनी कक्षा में देर से आता है। देखो, कोई भी ऐसी समस्या है तो आप सीधा उसके कारण का पता करेंगे। तो यहां देखिए ऑप्शंस में, कक्षा में उसको प्रवेश नहीं करने देंगे। देखो, यदि आपने उसका कारण भी नहीं जाना, ऐसे बच्चे को आपने प्रवेश नहीं करने दिया तो ये भी गलत होगा। उसको कड़ा शारीरिक दंड देंगे, जी हाँ, ये भी ठीक नहीं होगा। अगला, उसके पिता से शिकायत करेंगे। ठीक है, उसके पिता से बात करना एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा सही है कि देर से क्यों आया इसका उससे कारण पूछेंगे, कारण जानेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि कोई बालक कक्षा में नित्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे? उसको विद्यालय से निकाल देंगे? जी नहीं। उसे 100 रुपए का दंड लगाएंगे? ये भी ठीक नहीं है। कारण जानने का प्रयास करेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि वो रोज भाग जाता है तो क्यों भागा, इसका कारण पता होना चाहिए। अंतिम, उसके पिता को बुलाकर स्थिति की जानकारी करेंगे। ये भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। एक बालक विद्यालय की वर्दी पहनकर नहीं आया, स्कूल ड्रेस में नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित करेंगे, ये शिक्षक का कार्य नहीं है। उसको घर वापस कर देंगे? ऐसा भी नहीं है। उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे? जी हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ड्रेस पहन के नहीं आया तो पहले आप उसके कारण का पता करो कि बच्चा ड्रेस क्यों नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आया। यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि यूनिफॉर्म खरीदने के उसके पास पैसे ही नहीं है और आप उसको वापस घर भेज रहे हैं या उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहे हैं या आप उसको इससे कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी बातें गलत होगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यूनिफॉर्म जो पहन के बच्चा नहीं आया है उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करे, उसके कारणों का पता करे, यही शिक्षक का कर्तव्य है। विद्यालय कार्य के अतिरिक्त आप क्या करना पसंद करेंगे? छात्रों का कल्याण कार्य। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, शिक्षक का काम है। विद्यालय समय के बाद में आप छात्रों के कल्याण के लिए यदि कार्य कर सकते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। अगला, छात्रों की व्यक्तिगत ट्यूशन देंगे? जी नहीं। राजनीति में सक्रिय भाग लेंगे? ये शिक्षक का कार्य नहीं है। समाज का काम करेंगे? हाँ, ठीक है, यदि आप समाज का काम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम यदि आप छात्रों के कल्याण का कार्य करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए आप क्या करेंगे? सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे? हाँ, ठीक है, यदि आप सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो अनुशासन स्थापित होगा। उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाएंगे? ये ऊपर नहीं है, उपयुक्त है। उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाएंगे? जी हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। यदि आपकी शिक्षण विधि अच्छी है और आप पढ़ाते अच्छा है तो सारे बच्चे आपकी ओर एकटक देखेंगे, अनुशासन अपने आप स्थापित हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी शिक्षण विधि अच्छी नहीं है, आपका पढ़ाना प्रभावी नहीं है, तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना मुश्किल काम होता है। तीसरा, भय का साम्राज्य स्थापित करेंगे? कब तक करोगे? इसलिए भय का साम्राज्य स्थापित करके आप बच्चों का भला नहीं कर पाएंगे। अगला, शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करेंगे? इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कक्षा में अनुशासन स्थापित करना है तो आपका शिक्षण प्रभावी होना चाहिए। शैक्षिक निर्देशन
किस कक्षा में दिया जाना चाहिए। शैक्षिक निर्देशन मतलब जैसे कोई बच्चा ये कह रहा है कि मुझे इस कक्षा के बाद में कौन सा विषय लेना है, यानी सब्जेक्ट कौन सा ले, या 10वीं के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट ले, या ये पढ़ाई करने के बाद हम कौन सी परीक्षा की तैयारी करें, या अब हमें आगे और क्या करना चाहिए, ऐसी स्टेज आती है विशेषकर 10वीं करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद। तो ये निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना चाहिए, ऐसा शैक्षिक निर्देशन कौन सी कक्षा में हितकर होता है। प्रारंभ में से प्रत्येक कक्षा में। अब आप पहली कक्षा का बच्चा है तो उसको निर्देशन दे रहे हो कि बेटा बीएड कर लेना, या बेटा डॉक्टर बन जाना, डॉक्टर की अच्छी तैयारी करना, या पायलट बन जाना, तब तो गलती होगा। तो प्रत्येक कक्षा में आप नहीं दे सकते। अगली बात, जब छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने को तैयार हो, जी हाँ, यहाँ पे आप ये निर्देशन देंगे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चा 10वीं पास कर गया तो अब आप उसके लिए सब्जेक्ट चूज करने में, और उसे कौन से आगे स्कूल जाए या किस जगह जाकर शिक्षा प्राप्त करे या कौन सी सब्जेक्ट ले, ये आप इसके लिए छात्र को सलाह दे, उसका निर्देशन करें। या ग्रेजुएशन करने के बाद में बच्चा मांग रहा है तो वहां आप दे। तो किसी विशेष ग्रुप में वो जा रहा है तो आप उसकी सहायता वहां कर सकते हैं। अगली बात, जब आवश्यक हो तब, हाँ ये भी ठीक है, जब आवश्यकता हो तब दी जाए, ये भी ठीक है। जब तक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश करे तब आप उसको निर्देशन दे, ये ज्यादा नहीं है, ठीक ठीक है। सबसे ज्यादा है कि किसी विशिष्ट ग्रुप में वो जाने वाला हो तब उसको दे। विद्यालय के कुछ छात्र सामान्य से नीचे हैं, आप उस विद्यालय के प्राचार्य हैं, तो ऐसे छात्रों के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ऐसे छात्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जैसे बच्चों को किताब पढ़ना ही नहीं आता और बच्चे 8वीं में आ गए, अब प्राचार्य के रूप में क्या आप उनको दूसरे छात्रों के साथ समान व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो वो बच्चे जिंदगी में कभी किताब पढ़ना नहीं सीखेंगे। अगला, नीचे स्तर के छात्रों को आगे चलकर न रखने का विचार कर लेंगे कि अगले साल से इनको हम एडमिशन ही नहीं देंगे, स्कूल से हटा देंगे, ये तो गलत बात हुई। अगली बात, उनके प्रति उदारता का दृष्टिकोण अपनाएंगे, जी हाँ ये भी ठीक है। उदारता का दृष्टिकोण के उनको ऐसे ही पास कर दे, ये भी ठीक तो नहीं होगा। अगला, उनकी कमजोरी दूर करने का प्रयास करेंगे, जी हाँ सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे बच्चे जो सामान्य से नीचे हैं, कमजोर है, उनकी कमजोरी दूर करने के लिए हम विशेष प्रयास करें। आजकल समाज का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है, आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? निराशावादी। कहने का मतलब ऐसा कि अब ये तो देखो होके ही रहेगा, बच्चे तो फेसबुक चलाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, नशा सीखेंगे, हम निराशावादी है। ये एक टीचर का कर्तव्य नहीं है। आशावादी, जी हाँ आप बिल्कुल आशावादी रहे। टीचर का काम है समाज का निर्माण, देश का निर्माण। शिक्षक हमेशा आशावादी रहेगा, चाहे किसी भी प्रकार का समाज में कुप्रभाव है, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित करेंगे, इसलिए टीचर हमेशा आशावादी होता है। सामान्य, देखो सामान्य में ठीक ठीक, लेकिन यानी आशावादी और निराशावादी के बीच का व्यक्ति, लेकिन सबसे उपयुक्त उत्तर है आशावादी। अन्य शिक्षकों की तरह, भाई अन्य में तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो निराशावादी हो, तो हम अन्य की नकल थोड़ी ना करेंगे, हम तो आशावादी रहेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा सही उत्तर है आशावादी। अगला, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। जी हाँ ये सबसे उपयुक्त है। हम परीक्षा रिपोर्ट हमेशा अभिभावकों के पास भेजते हैं हर परीक्षा के बाद, तो ये इसलिए भेजते हैं ताकि उनके माता पिता ये जान सके कि बच्चे ने क्या प्रगति की है। दूसरा, इससे अभिभावक को ये पता रहे कि ट्यूशन कब लगाना है। देखो इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, और ये एक गलत बात होगी, शिक्षक की गरिमा के खिलाफ होगा। अगला, अभिभावक भी उन पर यथासंभव ध्यान दे सके, हाँ ये भी ठीक ठीक है। अगला, इससे माता पिता पर बच्चों की पोल खुल जाती है। देखो हमारा काम बच्चों की पोल खोलना नहीं है, हमारा काम राष्ट्र का निर्माण करना है, इसलिए ये गलत ऑप्शन होगा। छात्रों में एक साथ बैठकर खाने की आदत डालने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को छात्रावस्था तथा विद्यालय में एक साथ खाना खिलाना, ये तो संभव ही नहीं है।
छात्रावास में और विद्यालय में एक साथ आप खाना कैसे खिलाओगे? अगला, साथ खाने के महत्व पर भाषण दोगे। ठीक है, यदि आप भाषण देते हैं तो कुछ कुछ बच्चे पर इसका जरूर प्रभाव होगा। अगला, शिक्षक तथा छात्र एक साथ मिलकर खाने की व्यवस्था करेंगे। यदि आप ऐसी व्यवस्था करते हैं तो बच्चे में ये आदत ज्यादा पड़ेगी, सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। ये आदत अच्छी आदत है। तो इसमें सबसे ज्यादा ये है कि शिक्षक यदि खुद ऐसा करे, बच्चों के साथ मिलकर खाना खाए, तो इससे बच्चों में साथ बैठकर खाने की आदत होगी। अंतिम, खाने के लाभ पर एक गोष्ठी का आयोजन करेंगे। हाँ, आप संगोष्ठी करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक उसका अनुकरण करे। छात्रों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है? पहला, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर। जी हाँ, आप उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर भी उसका स्वास्थ्य ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, उसका प्रशिक्षण देकर। जी हाँ, ट्रेनिंग देकर आप बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य रखने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को उसका महत्व बताकर, ये जरूरी नहीं है आप अभिभावकों को महत्व बताओगे तो अभिभावक उनमें से कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो कहेंगे कि आपसे हम ये बेहतर जानते हैं, इसलिए आपको प्रशिक्षण बच्चों को ही देना चाहिए। अगला, स्वास्थ्य संबंधी चित्र दिखाकर। यदि आप चित्र दिखाकर करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों को आप प्रशिक्षण दें। खेल खेल में शिक्षा। देखो, खेल खेल में शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट है, ये खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, समय व्यतीत करना, यानी क्या कहते हैं, टाइम पास करना। अब टाइम पास करना कोई शिक्षक का कार्य थोड़ी ना है। अगला, विद्यार्थियों में खेल की भावना विकसित करना। देखो, खेल खेल में शिक्षा महत्वपूर्ण है, यहाँ महत्वपूर्ण बात शिक्षा है, तो यहाँ खेल महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। जीवन में खेलों का महत्व प्रदान करना। अब देखो, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को डांटता है तो इससे क्या होगा? कक्षा में शोर नहीं मचाता, ठीक है, शोर बंद तो हो जाएगा। दूसरा, बच्चे एक दूसरे को सुधारने में लग जाते हैं, ये भी ठीक है। शिक्षक के प्रति आदर बढ़ जाता है, ऐसा भी नहीं है, आदर तो शिक्षक के प्रति वही रहेगा। अगला, भविष्य में अच्छे बच्चे उसकी डांट से बचने का प्रयास करेंगे, बचना चाहेंगे। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा होता है।